24.1 बहुसांस्कृतिकवाद की अवधारणा। विश्व के अधिकांश देश आंतरिक तौर पर बहुल हैं। उनके यहाँ उनकी सीमाओं में रहे लोगों के भिन्न भिन्न धर्म, जातियों और संस्कृतियों हैं। लोकतंत्र के दायरे में इतने विभिन्न समुदायों के लोगों से कैसे समान रूप से व्यवहार किया जा सकता है? यही प्रश्न है जो कि बहुसांस्कृतिकवाद करता है और उसका उत्तर देने का प्रयत्न करता है। बहुसांस्कृतिकवाद इस तथ्य से शुरू करता है कि प्रजातंत्र के भीतर समान नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों को प्रदान करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन उन्होंने समाज में भेदभाव के मुद्दे पर पर्याप्त विचार नहीं किया है। हाशिए पर स्थित अल्पसंख्यकों जैसे समुदायों को प्रजातांत्रिक राष्ट्र के भीतर भी नुकसान में रहना पड़ता है। पश्चिम के भी सर्वाधिक विकसित राज्यों में संस्कृति पर आधारित भेदभाव अस्तित्व में आया है और उसका निदान सभी व्यक्तियों को नागरिकों के रूप में समान अधिकार देने मात्र से नहीं होगा। इसकी बजाय हमें विषय आयोजनों को निर्धारण करने की आवश्यकता है जो सार्वजनिक क्षेत्र में अल्पसंख्यक सभ्यता को जीवित तथा विकसित करने की व्यवस्था कर सके। 1.1 गैर विभेदीकरण का आदर्श। बहुसांस्कृतिकवाद का लक्ष्य अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदायों के प्रति भेदभाव को न्यूनतम तथा गैर विभेदीकरण के आदर्श को प्रोत्साहित करना है। पिछली 3 शताब्दियों या उससे अधिक से राज्य के अंदर भेदभाव के स्रोतों को पहचानने और उनके निराकरण के रास्ते ढूंढने हेतु लोकतंत्रीयकरण हुआ है। जैसे जैसे देश लोकतांत्रिक हुए, उन्होंने धर्म, लिंग, जाति तथा रंगभेद पर आधारित विभेदों को दूर किया। बहुसांस्कृतिकवाद इस लोकतंत्रीयकरण की परियोजना में अपना योगदान विभेद के एक ऐसे कारण की ओर इंगित करने वाला है जिसकी ओर कम ध्यान गया है, और वह है सांस्कृतिक पहचान। प्रजातंत्र के सिद्धांत में बहुसांस्कृतिकवाद का एक विशिष्ट योगदान इसकी यह मान्यता है कि सांस्कृतिक पहचानें भी तटीकरण, मार्जिनलाइजेशन की एक स्रोत हो सकती है और उदारवादी राज्य के कार्य अल्पसंख्यक समुदाय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के किसी अन्य उलझन से अधिक यह बहुसांस्कृतिकवाद है जिसने हमारा ध्यान राज्य के भीतर दुर्बल अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदायों द्वारा भोग रहे भेदभाव के प्रति खींचा है और यह प्रदर्शित किया है कि गैर भेदभाव के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उदारवादी सिद्धांत की प्रभुत्वशाली परंपराओं में बुनियादी पुनर्विचार की आवश्यकता है। 1.2 सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण। सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण। उदारवादी लोकतांत्रिक राज्यों में संस्कृति संबंधित भेदभावों की वर्तमान शैलियों का प्रतिरोध करने के लिए बहुसांस्कृतिकवाद ऐसी नीतियों की सिफारिश करता है जिससे सांस्कृतिक विविधता बढ़ती है। बहुसांस्कृतिकवाद के भीतर सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण और प्रोत्साहन एक मुख्य मूल्य है और इसका बलपूर्वक पक्ष लिया जाता है ताकि एक अल्पसंख्यक भेदभाव न्यूनतम हो और एक ऐसी दशाओं का निर्माण हो जिससे अल्पसंख्यक संस्कृति बची रहे तथा उन्नति करे। बहुसांस्कृतिकवाद के सिद्धांतकार यह तर्क देते हैं कि उदारवादी राज्य की नीतियों अल्पसंख्यक समुदायों को हानि पहुंचाती हैं। वे अल्पसंख्यक समुदायों पर बहुमत की संस्कृति के साथ आत्मसात होने के लिए बाहरी दबाव डालती है। राज्य सजातीयता की प्रक्रिया को जन्म देता है और विविधता को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों को सजातीयता की प्रक्रिया पर रोक लगाने की पद्धतियों के रूप में उन्हें देखा जाता है। अल्पसंख्यक भेदभाव के स्रोत का उन्मूलन सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हमारे समाज की समृद्ध बहुलता भी बची रहे। चार्ल्स टेलर के अनुसार यदि हम अपनी विरासत पर कोई योगदान नहीं कर सकते तो कम से कम यह तो सुनिश्चित करें कि विविधता बची रहती है और समाप्त न हो। टेलर 1994-73 बहुसांस्कृतिकवाद के भीतर विविधता के भविष्य की यह चिंता इस विश्वास के साथ जुड़ी है कि अनेक संस्कृतियों की उपस्थिति हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है और स्वयं को समझने के लिए जरूरी क्षमता प्रदान करती है। उसकी यह दलील है कि कोई भी संस्कृति मानवीय क्षमताओं के संपूर्ण घेरे को अभिव्यक्त नहीं कर सकती, तारीख 1998-207, और प्रत्येक उनके केवल एक रूप को स्पष्ट रूप में व्यक्त कर सकती है। इसीलिए अनेक संस्कृतियों की उपस्थिति समाज की समग्र समृद्धि में योगदान करती है। भिन्न संस्कृतियों हमें भिन्न भिन्न पद्धतियों से जीने व सोचने का अनुभव प्रदान करती है और इसमें यह जागरूकता मिलती है कि हमारा सांस्कृतिक क्षितिज अनेक पद्धतियों में से एक पद्धति है जिसने कि अगण्य पुरुषों व महिलाओं के जीवन को अर्थ प्रदान किया है। अपने अस्तित्व की सीमाबद्धता की यह चेतना हमें संगठन के विश्वासों तथा संस्थागत संरचनाओं की ओर नाजुक नजरों से देखने को प्रोत्साहित करती है जिन्हें हमने विरासत में प्राप्त तथा शायद स्वीकार किया है। तारीख 1998-212 और टेलर 1994-72 बिल किमलिका यह प्रस्तावित करते हैं कि विविध संस्कृतियों हमारे समक्ष ठोस विकल्प प्रस्तुत करती हैं। चूंकि विविध संस्कृतियां विविध परियोजनाओं और बाहरी तथा आंतरिक संगठन की विविध व्यवस्थाओं को प्रस्तुत करती हैं, वे व्यक्ति को महत्वपूर्ण विकल्पों तथा पसंदों को प्रदान करती है जिन पर वे वह पता करने के लिए कि क्या सही व वांछनीय है अनुसंधान कर सकते हैं। किमलिका 1991-165 इन सब कारणों से बहुसांस्कृतिकवाद सांस्कृतिक विविधता को अच्छा मानता है और उसे एक पूर्णकारी मूल्य मानते हुए समाज में उसका संरक्षण तथा प्रोत्साहन चाहता है। यहाँ पर रेखांकित करने की बात यह है कि बहुसांस्कृतिकवाद जिस विविधता का प्रोत्साहन चाहता है वह संस्कृति है। उदारवाद जबकि विचार, विश्वास व परिप्रेक्ष्य की विविधता पर जोर देता है, बहुसांस्कृतिकवाद की चिंता विविध संस्कृतियों तथा उनके साथ समुदायों की उपयुक्तता तथा रुझान से संबंधित है। फिर बहुसांस्कृतिकवाद की सबसे बड़ी चिंता आत्मीकरण, असिमिलेशन अथवा विकसित हो जाने के बाहरी दबाव से जूझ रही अल्पसंख्यक संस्कृतियों के भविष्य से है और इस चिंता पर विचार करते हुए उसका लक्ष्य संस्कृतियों की विविधता को सुरक्षित करना है। चूंकि यहाँ चिंता सांस्कृतिक विविधता की है, इसीलिए बहुसांस्कृतिकवाद में व्यक्ति की अपेक्षा समुदाय पर अधिक जोर दिया गया है। 1.3 बहुसांस्कृतिकवाद, बहुलवाद तथा विविधता। सांस्कृतिक विविधता पर तर्क देते समय बहुसांस्कृतिकवाद यह मानकर चलता है कि सांस्कृतिक समुदाय कोई स्वैच्छिक संस्थाएं नहीं है। संस्थाओं के निर्माण में लोग किसी विशिष्ट लक्ष्य या हित की तलाश में स्वेच्छा से इकट्ठे होते हैं। उनकी तुलना में सांस्कृतिक समुदाय ऐसे समूह है जिसमें लोग अपने आप को पाते हैं। इसका अर्थ है कि अधिकांशतः लोग जानबूझकर अपने सांस्कृतिक समुदाय को चुनते नहीं हैं, कम से कम वे सांस्कृतिक सदस्यता उस तरह से नहीं चुनते जैसे कि हम बाजार में सामान खरीदते हैं। और फिर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक सांस्कृतिक समुदाय की पहचान एक साझी माना, साझे इतिहास और साझे आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं से होती है। उनकी विशेषता समान परंपराओं, संस्थाओं से होती है।
उनकी विषयता समान परंपराओं, संस्थाओं व व्यवहारों का होना है। किमले का 1995-76 से 78। चूंकि प्रत्येक संस्कृति की अपनी पृथक पहचान और पृथक व्यवहार होते हैं, इसीलिए संस्कृतियों को ऐसी अतुलनीय इकाइयों के रूप में देखा गया है जिनको दूसरी संस्कृति के मूल्यों के आधार पर समझा नहीं जा सकता। उन्हें केवल उन्हीं की शर्तों पर देखा और समझा जा सकता है। इसका अर्थ है कि एक संस्कृति प्रौद्योगिक विकास को अच्छा मानती है, जबकि दूसरी संस्कृति प्रकृति से सामंजस्य की तलाश में हो। सिर्फ इस कारण से दूसरी संस्कृति वैज्ञानिक विकास को अच्छा नहीं मानती या उसका अनुशीलन नहीं करती, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दूसरों से पीछे है। दूसरे शब्दों में, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि सभी संस्कृतियों में समान मूल्यों को पूजा जाता है या उन्हें उपयोगी माना जाता है। संस्कृतियों को अतुलनीय या गैरतुलनीय मानना होगा। इस परिप्रेक्ष्य को मानने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बहुसांस्कृतिकवाद बहुलवादी मूल्यों के एक वक्तव्य से कहीं अधिक है। यह सिर्फ यह नहीं बतलाता कि समाज में अनेक प्रकार की मूल्य प्रणालियों होती है और व्यक्ति उनमें से किसी एक का पक्ष ले सकता है अथवा उसमें शामिल हो सकता है। इसके बजाय बहुसांस्कृतिकवाद की दलील यह है कि प्रत्येक संस्कृति में विशिष्ट मूल्य होते हैं जो कि किसी अन्य संस्कृति से अलग होते हैं। फिर एक व्यक्ति का जीवन उसकी संस्कृति के मूल्यों की रूपरेखा से प्रभावित होता है। उसकी प्राथमिकताओं तथा उनके फैसलों की रखना उसकी संस्कृति की परंपराओं तथा संस्थागत व्यवहारों से होती है। यहां पर बहुसांस्कृतिकवाद की कोशिश अनुभव के सांस्कृतिक संदर्भ की सुरक्षा है। उसकी नीतियां यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अल्पसंख्यक संस्कृतियां, उनकी भावना, परंपराएं तथा संस्थाएं सुरक्षित रहे तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उनके साथ समानता का व्यवहार हो। यहां इस तत्व पर जोर दिया जाना आवश्यक है कि एक बहुसांस्कृतिकवाद प्रजातंत्र के लिए विभिन्न धर्मों, जातियों व भावनाओं का होना ही काफी नहीं है। उनके लिए जरूरी है कि इनमें से प्रत्येक सांस्कृतिक समुदाय विकसित हो और समान व्यवहार प्राप्त करे। विविध संस्कृतियों व समुदायों के बीच समानता की यही चिंता बहुसांस्कृतिकवाद की विशेषता है, जो कि उसे बहुलवाद से अलग करती है। बहुसांस्कृतिकवाद के सिद्धांतकार यह तर्क देते हैं कि एक बहुल समाज की आवश्यकता लोकतंत्र के एक बहुसांस्कृतिक नीतिगत रूपरेखा की है और ऐसा होना अनिवार्य है। वास्तविकता में यह जरूरी नहीं है कि बहुल समाज इसी दिशा की ओर चले। सामाजिक क्षेत्र में बहुलवाद एक ऐसे राज्य के साथ सहअस्तित्व में हो सकता है जो एक संस्कृति का हो और जो कि प्रभुत्वशाली समुदाय की संस्कृति की ही पूर्ति करता हो। बहुसांस्कृतिकवाद इसी विषम परिस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह दिखलाता है कि समाज में विभेदों को सहने वाले कई उदारवादी लोकतंत्रों में अल्पसंख्यक संस्कृतियों के विरुद्ध भेदभाव किया जाता है। लाभों तथा सांस्कृतिक भेदभाव की ऐसी ही व्यवस्थाओं में सुधार के लिए बहुसांस्कृतिकवाद ऐसी नीतियों की वकालत करता है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में विविधता व विजातीयता प्रोत्साहित हो। 24.2 बहुसांस्कृतिकवाद तथा उदारवाद। बहुसांस्कृतिकवाद भेदभाव के मुद्दे पर विचार करने वाला पहला सिद्धांत नहीं है। अलग अलग पद्धतियों से उदारवाद व मार्क्सवाद ने भी इस मुद्दे पर विचार किया है। उदारवाद ने मुख्य तौर पर समाज द्वारा आरोपित पहचानों जैसे धर्म, रंग, जाति तथा लिंग पर आधारित मतभेदों पर नजर डाली। फिर इन पहचानों पर आधारित बहिकरणों के उत्तर में उदारवाद ने प्रस्तावित किया कि व्यक्ति की नागरिक के रूप में कल्पना की जाए जो कि उनकी सामाजिक पहचानों से नाता तोड़ चुके हैं और उसी क्षमता, नागरिकता के अनुरूप सभी को समान अधिकार तथा समान व्यवहार मिले। दूसरे शब्दों में, उदारवाद ने औपचारिक समानता का तर्क रखा। एक ओर अपने सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष मानते हुए आरोपित पहचानों पर आधारित भेदों तथा विशेषाधिकारों को नकारने की कोशिश की, तो दूसरी ओर एक नागरिक के रूप में व्यक्ति की पहचान को सार्वजनिक क्षेत्र में एकमात्र प्रासंगिक वर्ग बनाया। सेन अन्य पहचानों को या तो उन्मूलन होना था अथवा निजी क्षेत्र तक सीमित होना था। व्यक्ति को राजनीतिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र में आरोपित पहचानों तथा नागरिक के व्यक्तिगत व्यवहारों के बिना प्रवेश करना था और उसकी भागीदारी केवल राज्य के नागरिक के रूप में ही हो सकती थी। इस तरह से नागरिक का वर्ग धर्म तथा रंग से शून्य था। उदारवाद के भीतर आरोपित पहचानों को नकारने का कारण यह है कि इनका चयन व्यक्ति के हाथ में नहीं है। लोगों ने उनमें जन्म लिया है और इसीलिए इनके आधार पर बनी परिस्थितियों के लिए भी वे उत्तरदायी नहीं हैं। आर्थ उदारवादियों ने यह तर्क दिया कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह यह देखे कि इन प्राप्त पहचानों द्वारा समाज में भूमिका, स्थिति या अवसर सुनिश्चित न हो। इस तरह उदारवादी व्यक्ति की स्वायत्तता को पसंद करते हैं और उस के कार्यों में चयन करने की स्वतंत्रता उठा विकल्पों की उपस्थिति को सर्वाधिक प्राथमिकता मिली है। अधिकारों को उसकी स्वतंत्रता, विशेषकर राज्य के विरोध तथा समुदाय के दमन के विरुद्ध को सुरक्षित करने के लिए प्रदान किए गए हैं। समुदाय को समाज में बहुमत की तरह एक निरंकुश इकाई माना गया है जो कि व्यक्ति की स्वायत्तता को प्रतिबंधित करती है। इसीलिए वह अविश्वसनीय है तथा उसे इस कारण कोई मान्यता नहीं मिली। आर्थ उदारवाद के भीतर ये व्यक्ति है, न कि समुदाय जिसे अधिकार दिए गए हैं। बहुसांस्कृतिकवाद व्यक्ति की इस उदारवादी दृष्टिकोण को इस दलील से नकारता है कि एक सांस्कृतिक समुदाय की सदस्यता व्यक्ति के लिए मूल्यवान है। यह सांस्कृतिक समुदाय कम से कम अंगों में उसकी व्यक्तिगत पहचान को परिभाषित करता है और अनुभव के एक संदर्भ का निर्माण करता है। किमले का 1995-189 अर्थ यह हुआ कि समुदाय की सदस्यता व्यक्तिगत अनुभव की संरचना करती है और उसे एक रूपरेखा प्रदान करती है जिसके भीतर वस्तुएं मूल्य अर्जित करती हैं। एक व्यक्ति का अन्य समूहों से संबंध तथा अन्य का उनके बारे में दृष्टिकोण भी समुदाय की सदस्यता से प्रभावित होता है। चूंकि एक सांस्कृतिक समुदाय की सदस्यता स्वयं पहचान का लंगर होती है, माराग्लिक तथा रेस 199047, इसीलिए व्यक्तियों से न तो और नहीं उनसे आशा की जाती है कि ये बंधन मुक्त व्यक्तियों की तरह जो कि सामाजिक पहचान तथा अव्यवस्थित होने की भावना से मुक्त हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में सामुदायिक पहचानों का आना अनिवार्य है और लोग राजनीतिक जीवन में उन मुझे को ला सकते हो जो कि सामुदायिक सदस्यता से उठते हैं। किमलिका के अनुसार जब हम व्यक्तियों से उनकी सांस्कृतिक पहचानों को त्यागने की आशा करते हैं, तब हम वास्तव में उन्हें कोई ऐसी चीज से वंचित करते हैं जिस पर कि उनका समुचित हक है। किमले का 1995-86, इसीलिए लोकतंत्र की राजनीतिक संस्थाओं की प्रकल्पना करते वक्त हमें सांस्कृतिक सामुदायिक पहचानों के अस्तित्व को स्वीकारना चाहिए और इस समझ के साथ शुरुआत करनी चाहिए कि व्यक्ति मात्र एक राजनीतिक समुदाय अथवा राष्ट्र का सदस्य नहीं है, वह एक सांस्कृतिक समुदाय का भी सदस्य है और अपनी इस सदस्यता से वह गहराई से प्यार करता है। फिर राजनीतिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र से सांस्कृतिक समुदाय का बहिष्कार करने या उसे मान्यता से वंचित करने या उसे मान्यता योग्य न मानने से व्यक्ति को गंभीर घोट पहुंचती है।
टेलर 1994 25 से 28 जब सार्वजनिक क्षेत्र में सांस्कृतिक समुदाय का आदर कम होता है तो उससे संबंधित व्यक्ति भी कम सम्मान की भावना विकसित कर लेते हैं। वे डरपोक हो जाते हैं और समाज में सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाते। पारिख 1992 कुछ तो बाहरी दुनिया से आ रहे दबावों की प्रतिक्रिया में अपने परिवार से भी फासले बना लेते हैं। अपने परिवार तथा अपने मित्रों से अलगाव से व्यक्ति उनको परिवार तथा समुदाय पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इससे अंतरपीढ़ी संदर्भ बनते हैं और व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक सामाजिक वातावरण से यह व्यक्ति वंचित हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपने हालात को सुधारने के लिए उनके प्रयत्नों को शत्रुपूर्ण और प्रतिकूल माना जा सकता है और इसलिए हम दूसरों से आशा करते हैं कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को सार्वजनिक जीवन में उचित मान्यता दें। बहुसांस्कृतिकवादियों के लिए एक सुरक्षित सांस्कृतिक संदर्भ एक उचित स्वायत्ततापूर्ण अस्तित्व तथा चयन करने के लिए एक आवश्यक दशा है। जब एक संस्कृति के बारे में भ्रांति फैलाई जाती है या उसे धमकाया जाता है तो उनके सदस्य सिमट जाते हैं और किसी भी प्रकार के परिवर्तन या नूतनता का विरोध करते हैं। वे बाहर से आरोपित परिवर्तनों का तथा समुदाय के भीतर से आने वाले सुझावों का प्रतिरोध करते हैं। अंततः इससे सदस्य हार जाते हैं क्योंकि प्रत्येक संस्कृति में सामान्यतः विभेदों को अभिव्यक्त करने वाले क्षेत्र बंद हो जाते हों। इसीलिए उदारवादियों के भी मनपसंद व्यक्ति की स्वायत्तता के आदर्श को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुरक्षित संस्कृति जिसे समाज में उचित मान्यता मिले की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। 2.1 उदारवादी लोकतंत्र की बहुसांस्कृतिकवादी आलोचना। बहुसांस्कृतिकवाद, जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, इस तथ्य से शुरू होता है कि उदारवादी लोकतंत्र अपने सभी सदस्यों के लिए समान नागरिकता सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। वैसे तो समान नागरिक व राजनीतिक अधिकार न्यूनाधिक सभी को दिए गए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदाय के सदस्य सार्वजनिक क्षेत्र में नुकसान में रहते हैं। वे नुकसान में रहते हैं तथा विभेद के शिकार होते हैं क्योंकि राज्य अपने कानूनों तथा नीतियों द्वारा समाज के अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति की पुष्टि करता है। उदाहरणार्थ भागा, शिक्षा, छुट्टियों की घोषणा तथा वेशभूषा के संबंध में नीतियों बहुमत की संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। और अधिक मौलिक स्तर पर राज्य एवं उनके विभाग के समारोहों के रीति रिवाज तथा चिन्ह भी उसी सांस्कृतिक रुझान को अभिव्यक्त करते हैं। सामूहिक तौर पर राज्य की क्रियाएं बहुमत की संस्कृति को लोकप्रिय तथा पुनित करती है और प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति के साथ समंजन को प्रोत्साहन देती हैं। संक्षेप में बहुसांस्कृतिकवादियों की यह दलील है कि वास्तव में सक्रिय संस्कृति की जड़ें बहुमत की संस्कृति में होती हैं। परिणामतः जब उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य उस संस्कृति का संवर्धन करता है तो वह बहुमत सांस्कृतिक समुदाय को विशेषाधिकार प्रदान करने के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय को नुकसान पहुंचाता है। यह विचार कि बहुमत संस्कृति को विशेषाधिकार देने का अर्थ अल्पसंख्यक समुदाय को हानि पहुंचाना है, बहुसांस्कृतिकवादी विचार के केंद्र में है। बहुसांस्कृतिकवादी इसके आगे व्याख्या एक उदाहरण देकर करते हैं। यदि कनाडा की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी कर दी जाए तो फ्रांसीसी भाषा व उस भाषाई समूह के लोग अनिवार्य तौर पर नुकसान में हो जाएंगे। फ्रांसीसी भाषाइयों को अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी जो कि उनकी मातृभाषा नहीं है और उसमें उन्हें प्रवीणता प्राप्त करना होगी ताकि वे उन लोगों से प्रतिस्पर्धा कर सके जिनकी अंग्रेजी मातृभाषा है। इसके लिए उन्हें अंग्रेजी भाषाई लोगों से अधिक मेहनत करनी होगी और उन्हें उस संस्कृति की जानकारी भी लेनी होगी जो कि अंग्रेजी माना से जुड़ी हुई है। अभिभावक जो कि यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके चच्चे को समाज में आदरपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिले, उन्हें बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजने का प्रयत्न करेंगे। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग ऐसा करते हैं, अंग्रेजी भाषा व संस्कृति लोकप्रिय होती जाती है। अधिकाधिक लोग उस भाषा को पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फ्रांसीसी माना पढ़ने व लिखने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आती है। अंततः फ्रांसीसी माना समुदाय के साथ जुड़े सम्मान समर्थन में कमी आती है। वह तेजी से बेकार हो जाती है। यहां तक कि उनके समुदाय के बच्चे भी उनके साथ नहीं जुड़ते। चूंकि वे स्कूल तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में एक दूसरी संस्कृति के संपर्क में आते हैं, वे उससे फ्रांसीसी भाषा व संस्कृति अलगाव से पीड़ित हो जाते हैं। इस तरह से अनेक प्रक्रियाओं द्वारा फ्रांसीसी संस्कृति व सांस्कृतिक समुदाय को व्यवस्थित रूप से हानि पहुंचती है। बहुसांस्कृतिकवाद के सिद्धांतकार इस प्रकार के उदाहरण यह दिखलाने के लिए देते हैं कि राज्य को कानून तथा नीतियां जो कि निष्पक्ष नजर आती हैं, उनमें निहित रूप से बहुमत रामुदाय वो साथ पक्षपात होता है और अल्पसंख्यक समुदाय नुकसान में है। रविवार को एक सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा से धार्मिक ईसाई चर्च में प्रार्थना के लिए जा सकते हैं और अपने धर्म के आदेश के अनुसार रविवार को विश्राम के दिन के रूप में मना सकते हैं। लेकिन इस व्यवस्था में एक मुसलमान जो कि अपने धर्म के अनुसार शुक्रवार को दोपहर में पूजा करना चाहता है, नुकसान में है। चूंकि शुक्रवार कार्य का दिन है, उसे एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में कोई समय छुट्टी का नहीं मिलता। इस तरह से उदारवादी राज्य का व्यवहार अल्पसंख्यक संस्कृति के सदस्यों का तटीकरण और उनके विरुद्ध मतभेद करता जाता है। वास्तव में ऐसे राज्य उन पर बाहरी दबाव डालकर प्रभुत्वशाली संस्कृति से उनको आत्मसात करना चाहते हैं। चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय के पास विकल्प आत्मसात होने अथवा विकसित होने का है, बहुसांस्कृतिकवादी उदारवादी लोकतंत्र के आलोचक हैं। वे उदारवादी लोकतंत्र के केंद्रीय सिद्धांत, विशेष तौर पर औपचारिक समानता तथा निष्पक्षता पर प्रश्न करते हैं और उनकी जगह समूह विभेदीकृत अधिकारों और विभेदीकृत नागरिकता के विचार पर आधारित एक वैकल्पिक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। इस रूपरेखा में अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदायों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि वे सुरक्षित रह सकें व उदारवादी राज्य में उन्हें समान व्यवहार मिले। सिद्धांत के रूप में बहुसांस्कृतिकवाद
बहुसांस्कृतिकवाद एक स्वायत्त, स्वतंत्र रूप से चयनशील तथा अणुओं में विभक्त व्यक्ति के उदारवादी विचार के साथ साथ इस विश्वास को कि राज्य अच्छे जीवन की विभिन्न तथा प्रतिस्पर्धामय अवधारणाओं के मध्य निपक्ष है या उसे ऐसा होना होगा, नकारता है। इसकी बजाय बहुसांस्कृतिकवाद व्यक्ति का एक सांस्कृतिक समुदाय के भीतर स्थान निर्धारण करने के साथ शुरू करता है और यह दलील देता है कि कोई भी राज्य पूर्ण निपक्ष न तो है और नहीं हो सकता है। सभी उदारवादी राज्य शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार, सहज मृत्यु, आत्महत्या और अन्य सामाजिक क्रियाओं के संबंध में कानून बनाते हैं और स्वयं निपक्ष होने के दावे के बावजूद वह प्रत्येक मामले में एक दृष्टिकोण की पुष्टि व वैचीकरण करता है। उदाहरण के लिए वह संपत्ति पर व्यक्ति के दावे को अथवा एक पत्नीत्व विवाहों को ही केवल मान्यता देगा। इस प्रकार के कानून सामूहिक तौर पर सामूहिक संपत्ति अथवा बहुपत्नीत्व के व्यवहार के दावों को प्रायः नकारते हैं। वास्तव में इस प्रकार के सभी दावों तथा व्यवहारों को गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है। अन्य मामलों की तरह वहीं भी राज्य के कानून अच्छाई की एक अवधारणा को प्रतिबिंबित करते हैं जिसको कि वे स्वीकार करते हैं। यह समाज कुछ संस्कृतियों की अच्छाई की अवधारणा के अनुरूप हो सकती है, लेकिन अन्य सांस्कृतिक समुदायों के व्यवहारों के प्रतिकूल हो सकती है। इसके लिए यह समझना आवश्यक है कि कोई भी राज्य पूर्ण तौर पर निपक्ष नहीं होता। इसीलिए निपक्षता के उदारवादी सिद्धांत की जगह संतुलित न्यायवाद के विचार को स्वीकारना होगा। केरन्स 1999 46 से 50 निपक्षता की एक वांछनीय लक्ष्य के रूप में तलाश की बजाय राज्य को विविध संस्कृतियों के प्रति संतुलित न्यायवाद के अनुरूप कार्य करना होगा। संतुलित न्यायवाद के विचार को प्रस्तुत करते हुए बहुसांस्कृतिकवाद व्यक्ति, राज्य, समुदाय तथा न्याय के उदारवादी सिद्धांत को चुनौती देता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि बहुसांस्कृतिकवाद उदारवाद विरोधी है। बहुसांस्कृतिकवाद के अधिकांश सिद्धांतकार इन विकल्पों को सबके लिए समानता के उदारवादी आदर्शों को उदारवादी लोकतंत्रों के अनुरूप बनाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। उनकी यह दलील है कि निपक्षता व औपचारिक समानता अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदायों तथा उनके सदस्यों के बीच समानता को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। इसीलिए राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों को भेदभाव से सुरक्षित रखने के लिए वे विशेष अधिकारों की एक प्रणाली की वकालत करते हैं। विल किमलिका इस संबंध में एक दूसरी दलील रखते हैं। उनका कहना है कि उदारवाद व्यक्ति की स्वायत्तता तथा उसकी चयन करने की स्वतंत्रता को कोई महत्व नहीं देता। वह तो यह चाहता है कि व्यक्ति को समाज से जो कुछ मिला है उनके बारे में व्यक्ति को सोचने तथा पुनर्विचार करने का अवसर मिले। स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता को मूल्यवान केवल इसलिए माना गया है क्योंकि ये व्यक्ति को विरासत में मिले विश्वासों तथा संस्थाओं पर सोचने का अवसर प्रदान करते हैं। अतः उदारवाद में पुनर्विचार की दशा को उन्नत किया जाता है। लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासतों पर पुनर्विचार तभी संभव है जबकि राष्ट्र राज्य के भीतर संस्कृति सुरक्षित रहे। जब एक संस्कृति खतरे में हो और बचे रहने के लिए संघर्ष कर रही हो तो विकल्प खत्म हो जाते हैं। इन दशाओं में रह रहे सामुदायिक सदस्यों के लिए विभेदों को व्यक्त करना तथा अपनी समझ के अनुसार अपने सांस्कृतिक संदर्भ को फिर से आकृति देना संभव नहीं होता। किमलिका के अनुसार उदारवादी के रूप में हमें अपने समाज में अल्पसंख्यक संस्कृतियों के नविक के प्रति चिंतित होना चाहिए और उदारवादी आदतों अथवा पुनर्विचार की दशा को आगे सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति आधारित अधिकारों की वर्तमान रूपरेखा को विशेष व्यवस्थाओं तहत पूरक बनाया जाए जो कि समाज में अल्पसंख्यक संस्कृतियों को सुरक्षित व उन्नत करें। किमलिका 1991 9 से 19 इत बहुसांस्कृतिक आकार का प्रस्तुतिकरण उदारवाद के आदर्शों की प्राप्ति हेतु किया गया है, लेकिन उन नीतियों के अंतर्गत जिनका प्रतिनिधित्व क्लासिकल उदारवाद में कोई स्थान नहीं है। 24.3 विभेदकारी नागरिकता का सिद्धांत। उदारवाद ने सामाजिक विभेदीकरण के मुद्दे को आरोपित पहचानों को नकारते हुए सभी व्यक्तियों को नागरिक के रूप में समान अधिकार देकर सुलझाने की कोशिश की। इसके बिल्कुल विपरीत बहुसांस्कृतिकवाद की दलील यह है कि सभी के लिए समान अधिकार संस्कृति पर आधारित मतभेद को न्यूनतम करने के लिए अपर्याप्त हैं। आवश्यकता पहचाने अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देने की है। यह विचार है कि नागरिकों में उनकी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर मतभेद किया जा सकता है और यह कि राज्य में नागरिकों के तौर पर विभिन्न समुदायों को विभिन्न अधिकार मिले बहुसांस्कृतिकरण की एक प्रमुख विशेषता है और इसे विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा के माध्यम से व्यक्त किया गया है। विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा सार्वभौमिक नागरिकता के उदारवादी आदर्श को नकारती है। बहुसांस्कृतिकवाद का कहना है कि सार्वभौमिक नागरिकता यह मानती है कि सभी नागरिक एक जैसे होते हैं। सजातीयता की यह मान्यता समूह विभेदों को छिपा देती है। यह नागरिकों से अपनी विशिष्ट पहचान को मूलकर अपने को राज्य के नागरिक समझने की आह्वान करती है। इसका अर्थ यह है कि एक समाज में जहां कुछ समूह के पास विशेषाधिकार और शेन हाशिए पर होते हैं, सीमांतों को अपनी पहचान को भूलकर प्रभुत्वशाली वर्ग अर्थात बहुमत समुदाय के दृष्टिकोण व परिप्रेक्ष्य को अपनाना चाहिए। इसी तरह से सार्वभौमिक नागरिकता का विचार विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को अपने समूह की विशिष्टता को नकारने की अनुमति देता है। यंग 1990 166 विशेषाधिकार प्राप्त बहुमत के विचारों व दृष्टिकोण को निपक्ष व सार्वभौमिक को दृढ़ करते हुए यह आदर्श सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को शाश्वत करता है। वहीं समूह विभेदीकरण पर आधारित नागरिकता व अधिकारों की वकालत इस आत्मीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए की गई है और ऐसा अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदायों को अधिकारों को देकर किया गया है जिनसे कि समाज तथा राज्य से आ रही सजातीयता के दबाव से अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सके। यह इस विश्वास पर आधारित है कि समाज अनेक विविध सांस्कृतिक समुदायों से मिलकर बनता है और राज्य प्रायः एक ही संस्कृति जो कि बहुमत की संस्कृति होती है को विशेषाधिकार देता है और उसकी पुष्टि करता है। चूंकि इससे अन्य सांस्कृतिक समुदाय राटू राज्य हाशिए पर आ जाते हैं और उन्हें हानि होती है, इसीलिए उन्हें विशेष अधिकार प्रदान किए जाएं। अतः नागरिकों में उनकी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर विभेद किया जाए और सभी को समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए यह न्यायोचित है। दो दशमलव दो अल्पसंख्यक अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत के रूप में बहुसांस्कृतिकवाद। बहुसांस्कृतिकवाद एक स्वायत्त, स्वतंत्र रूप से चयनशील तथा अणुओं में विभक्त व्यक्ति के उदारवादी विचार के साथ साथ इस विश्वास को कि राज्य अच्छे जीवन की विभिन्न तथा प्रतिस्पर्धामय अवधारणाओं के मध्य निपक्ष है या उसे ऐसा होना होगा, नकारता है।
इसकी बजाय बहुसांस्कृतिकवाद व्यक्ति का एक सांस्कृतिक समुदाय के भीतर स्थान निर्धारण करने के साथ शुरू करता है और यह दलील देता है कि कोई भी राज्य पूर्ण निष्पक्ष न तो है और न ही हो सकता है। सभी उदारवादी राज्य शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार, सहज मृत्यु, आत्महत्या और अन्य सामाजिक क्रियाओं के संबंध में कानून बनाते हैं और स्वयं निष्पक्ष होने के दावे के बावजूद वह प्रत्येक मामले में एक दृष्टिकोण की पुष्टि व वैचीकरण करता है। उदाहरण के लिए, वह संपत्ति पर व्यक्ति के दावे को अथवा एक पत्नीत्व विवाहों को ही केवल मान्यता देगा। इस प्रकार के कानून सामूहिक तौर पर सामूहिक संपत्ति अथवा बहुपत्नीत्व के व्यवहार के दावों को प्रायः नकारते हैं। वास्तव में इस प्रकार के सभी दावों तथा व्यवहारों को गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है। अन्य मामलों की तरह वहीं भी राज्य के कानून अच्छाई की एक अवधारणा को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसको कि वे स्वीकार करते हैं। यह समाज कुछ संस्कृतियों की अच्छाई की अवधारणा के अनुरूप हो सकती है, लेकिन अन्य सांस्कृतिक समुदायों के व्यवहारों के प्रतिकूल हो सकती है। इसके लिए यह समझना आवश्यक है कि कोई भी राज्य पूर्ण तौर पर निष्पक्ष नहीं होता। इसीलिए निष्पक्षता के उदारवादी सिद्धांत की जगह संतुलित न्यायवाद के विचार को स्वीकारना होगा। केरन्स 1999 46 से 50 निष्पक्षता की एक वांछनीय लक्ष्य के रूप में तलाश की बजाय राज्य को विविध संस्कृतियों के प्रति संतुलित न्यायवाद के अनुरूप कार्य करना होगा। संतुलित न्यायवाद के विचार को प्रस्तुत करते हुए बहुसांस्कृतिकवाद व्यक्ति, राज्य, समुदाय तथा न्याय के उदारवादी सिद्धांत को चुनौती देता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि बहुसांस्कृतिकवाद उदारवाद विरोधी है। बहुसांस्कृतिकवाद के अधिकांश सिद्धांतकार इन विकल्पों को सबके लिए समानता के उदारवादी आदर्शों को उदारवादी लोकतंत्रों के अनुरूप बनाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। उनकी यह दलील है कि निष्पक्षता व औपचारिक समानता अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदायों तथा उनके सदस्यों के बीच समानता को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। इसीलिए राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों को भेदभाव से सुरक्षित रखने के लिए वे विशेष अधिकारों की एक प्रणाली की वकालत करते हैं। विल किमलिका इस संबंध में एक दूसरी दलील रखते हैं। उनका कहना है कि उदारवाद व्यक्ति की स्वायत्तता तथा उसकी चयन करने की स्वतंत्रता को कोई महत्व नहीं देता। वह तो यह चाहता है कि व्यक्ति को समाज से जो कुछ मिला है उनके बारे में व्यक्ति को सोचने तथा पुनर्विचार करने का अवसर मिले। स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता को मूल्यवान केवल इसलिए माना गया है क्योंकि ये व्यक्ति को विरासत में मिले विश्वासों तथा संस्थाओं पर सोचने का अवसर प्रदान करते हैं। अतः उदारवाद में पुनर्विचार की दशा को उन्नत किया जाता है। लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासतों पर पुनर्विचार तभी संभव है जबकि राज्य के भीतर संस्कृति सुरक्षित रहे। जब एक संस्कृति खतरे में हो और बचे रहने के लिए संघर्ष कर रही हो तो विकल्प खत्म हो जाते हैं। इन दशाओं में रह रहे सामुदायिक सदस्यों के लिए विभेदों को व्यक्त करना तथा अपनी समझ के अनुसार अपने सांस्कृतिक संदर्भ को फिर से आकृति देना संभव नहीं होता। किमलिका के अनुसार उदारवादी के रूप में हमें अपने समाज में अल्पसंख्यक संस्कृतियों के नविक के प्रति चिंतित होना चाहिए और उदारवादी आदतों अथवा पुनर्विचार की दशा को आगे सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति आधारित अधिकारों की वर्तमान रूपरेखा को विशेष व्यवस्थाओं तहत पूरक बनाया जाए जो कि समाज में अल्पसंख्यक संस्कृतियों को सुरक्षित व उन्नत करें। किमलिका 1991 9 से 19 इत बहुसांस्कृतिक आकार का प्रस्तुतिकरण उदारवाद के आदर्शों की प्राप्ति हेतु किया गया है, लेकिन उन नीतियों के अंतर्गत जिनका प्रतिनिधित्व क्लासिकल उदारवाद में कोई स्थान नहीं है। 24.3 विभेदकारी नागरिकता का सिद्धांत। उदारवाद ने सामाजिक विभेदीकरण के मुद्दे को आरोपित पहचानों को नकारते हुए सभी व्यक्तियों को नागरिक के रूप में समान अधिकार देकर सुलझाने की कोशिश की। इसके बिल्कुल विपरीत बहुसांस्कृतिकवाद की दलील यह है कि सभी के लिए समान अधिकार संस्कृति पर आधारित मतभेद को न्यूनतम करने के लिए अपर्याप्त हैं। आवश्यकता पहचाने अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देने की है। यह विचार है कि नागरिकों में उनकी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर मतभेद किया जा सकता है और यह कि राज्य में नागरिकों के तौर पर विभिन्न समुदायों को विभिन्न अधिकार मिले बहुसांस्कृतिकरण की एक प्रमुख विशेषता है और इसे विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा के माध्यम से व्यक्त किया गया है। विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा सार्वभौमिक नागरिकता के उदारवादी आदर्श को नकारती है। बहुसांस्कृतिकवाद का कहना है कि सार्वभौमिक नागरिकता यह मानती है कि सभी नागरिक एक जैसे होते हैं। सजातीयता की यह मान्यता समूह विभेदों को छिपा देती है। यह नागरिकों से अपनी विशिष्ट पहचान को मूलकर अपने को राज्य के नागरिक समझने की आह्वान करती है। इसका अर्थ यह है कि एक समाज में जहां कुछ समूह के पास विशेषाधिकार और शेन हाशिए पर होते हैं, सीमांतों को अपनी पहचान को भूलकर प्रभुत्वशाली वर्ग अर्थात बहुमत समुदाय के दृष्टिकोण व परिप्रेक्ष्य को अपनाना चाहिए। इसी तरह से सार्वभौमिक नागरिकता का विचार विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को अपने समूह की विशिष्टता को नकारने की अनुमति देता है। यंग 1990 166 विशेषाधिकार प्राप्त बहुमत के विचारों व दृष्टिकोण को निष्पक्ष व सार्वभौमिक को दृढ़ करते हुए यह आदर्श सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को शाश्वत करता है। वहीं समूह विभेदीकरण पर आधारित नागरिकता व अधिकारों की वकालत इस आत्मीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए की गई है और ऐसा अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदायों को अधिकारों को देकर किया गया है जिनसे कि समाज तथा राज्य से आ रही सजातीयता के दबाव से अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सके। यह इस विश्वास पर आधारित है कि समाज अनेक विविध सांस्कृतिक समुदायों से मिलकर बनता है और राज्य प्रायः एक ही संस्कृति जो कि बहुमत की संस्कृति होती है को विशेषाधिकार देता है और उसकी पुष्टि करता है। चूंकि इससे अन्य सांस्कृतिक समुदाय राज्य हाशिए पर आ जाते हैं और उन्हें हानि होती है, इसलिए उन्हें विशेष अधिकार प्रदान किए जाए। अतः नागरिकों में उनकी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर विभेद किया जाए और सभी को समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए यह न्यायोचित है। तीन दशमलव एक विशेष अधिकारों के विभिन्न प्रकार। विभेदीकृत नागरिकता की रूपरेखा के भीतर बहुसांस्कृतिकवाद अल्पसंख्यक समुदायों के लिए तीन प्रकार के विषय अधिकारों की व्यवस्था करता है। सांस्कृतिक अधिकार, स्वशासन के अधिकार और विषय प्रतिनिधित्व के अधिकार। इस तथ्य से शुरू करते हुए कि राज्य बहुमत समुदाय की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, बहुसांस्कृतिकवादी दलील देते हैं कि अल्पमत समुदायों को विशेष अधिकारों की आवश्यकता है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी अपनी संस्कृति की पहुंच हो सके। पश्चिमी लोकतंत्रों में वर्तमान कानूनों से अपवाद, अल्पसंख्यक सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए सहायता तथा अल्पसंख्यक सांस्कृतिक व्यवहारों की मान्यता के रूप में विशेष सांस्कृतिक अधिकारों की मांग की गई है। यहां हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। कनाडा में सिखों ने उस कानून से अपवाद की मौत की जिसे स्वीकार कर लिया गया, जिसके अनुसार मोटरसाइकिल चलाने पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
अस्पतालों में एशियाई समूहों की महिलाओं को नर्स के रूप में कार्य करते वक्त एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने से विमुक्त किया गया। दोनों ही मामलों में अल्पपंक्ति की दलील यह थी कि निर्धारित नियमों में अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति की ओर ध्यान नहीं दिया गया था और अपवाद इसलिए किए गए थे ताकि इन अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य अपने मान्य सांस्कृतिक व्यवहारों के अनुरूप जी सकें। विमुक्ति प्राप्त करने के अलावा अल्पसंख्यक समुदायों ने वित्तीय तथा अन्य संरचनात्मक मदद के रूप में सहायता की मांग की है ताकि उनकी संस्कृति का सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व हो। यह सहायता प्रायः संग्रहालय स्थापित करने, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को बनाने तथा सार्वजनिक समारोहों को मनाने के लिए ली जाती है। कई बार अल्पसंख्यक समुदायों ने अपने अलग सांस्कृतिक व्यवहारों की मान्यता की मांग की है। उदाहरण के लिए भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की मांग अपने पारिवारिक कानूनों को मान्य करने की थी जो कि उन्हें प्रदान किया गया। अतः यहाँ पर व्यक्ति अपने समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर शासित होते हैं। मान्यता के दावों की खास बात यह है कि उनके माध्यम से समुदाय अपने परंपरागत सांस्कृतिक व्यवहारों तथा संस्थागत संरचनाओं की पुष्टि की मांग करते हैं। अधिकांश बार तो इन दावों की स्वीकृति क्षेत्राधिकार तथा शासन की बहुसंरचनाओं को जन्म देती है। कभी कभी सदस्यों के ऊपर परंपरागत नियम एकमात्र क्षेत्राधिकार प्राप्त कर लेते हैं और अन्य अवसरों में राज्य के निर्मित कानूनों के साथ साथ परंपरागत नियम बने रहते हैं। व्यवस्था का कोई भी विषय स्वरूप क्यों न हो, ये सांस्कृतिक अधिकार समुदाय तथा उनके व्यवहारों को एक कानूनी रुतबा प्रदान करते हैं और इससे वे सार्वजनिक क्षेत्र के कानूनी अभिकर्ता बन जाते हैं। बहुसांस्कृतिकवाद के अंतर्गत विषय अधिकारों का दूसरा रूप स्वशासन का है। मान्यता के अधिकारों की तरह ये भी क्षेत्राधिकार की दोहरी संरचनाओं का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ सिर्फ एक विशेष अंतर है कि स्वशासन के अधिकार भूमि के दावों से संबंधित हैं। समुदाय जो कि एक स्पष्ट प्रदेश में जमा है और वे वहां पर पीढ़ियों से रह रहे हैं को ऐसा अधिकार मिल सकता है। स्वशासन अधिकार इस रूप में केवल विशेष प्रकार के समुदाय को ही मिल सकते हैं। ऐसे समुदाय जो कि स्पष्ट तौर पर एक राटू हैं, उस प्रदेश पर उनके दाये का आधार ऐतिहासिक है तथा उनमें अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने की भावना है। स्वशासन के अधिकारों को देने का उद्देश्य समुदायों को कुछ सीमा तक राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान करना है ताकि वे अपने ऊपर शासन इस प्रकार करें जिससे कि एक स्पष्ट प्रदेश में उनकी पृथक सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित व प्रोत्साहित हो। अल्पसंख्यक अधिकारों की तीसरी श्रेणी विषय प्रतिनिधित्व अधिकारों की है। इन अधिकारों के दावों के पीछे धारणा यह है कि अल्पसंख्यक समुदायों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने, एजेंडा तय करने व अपने विशिष्ट विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए। जैसा कि इससी मेरियन यंग तर्क देते हैं, विभिन्न समूहों के लोग प्रायः संस्थाओं, घटनाओं, व्यवहारों व सामाजिक संबंधों के बारे में कुछ अलग अलग से जानकारी रखते हैं और प्रायः उनमें समाज संस्थाओं, संबंधों तथा घटनाओं के भिन्न परिप्रेक्ष्य होते हैं। इस कारण से कुछ समूह के सदस्य विशिष्ट सामाजिक नीतियों को लागू करने के संभावित परिणामों को समझने और उनका पूर्वाभास करने में अन्यों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में होते हैं। यंग 1990-186 परिणामतः यह भागीदारी सार्वजनिक ज्ञान का पूर्ण करेगी और साथ साथ उन समूहों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करेगी जो कि अन्यथा हाशिए पर हैं। इसके आगे यह भी दलील दी जाती है कि विभिन्न समूहों, विशेषकर उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों का जानबूझकर समावेश सार्वजनिक नियमों को परिमाणित करने व विचारशील एकमत के निर्माण में एक शक्तिशाली उपकरण होगा। विषय 8 प्रतिनिधित्व सीमांतरीय मार्जिनलाइज्ड समूहों को शामिल करने तथा उनके सशक्तिकरण का एक तरीका है जिससे कि उनके अंदर नीति निर्माणों में भागीदारी तथा योगदान देने की एक भावना हो। इसके साथ साथ यह भी आशा की जाती है कि समाज के विविध समूहों के अनुभवों व परिप्रेक्ष्यों को लाने से नीति निर्माण का पूर्ण होगा। यह दोहा लाभ है जो कि समुदायों के लिए विशिष्ट प्रतिनिधित्व के दावों को न्यायोचित ठहराता है। भारत में संविधान के द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और यह चेता अभी तक सार्वजनिक व राजनीतिक क्षेत्र से दूर लोगों को शामिल करने की नियत से की गई है। अल्पसंख्यकों के बीच विभेदीकरण। अभी तक हमने विशिष्ट अधिकारों के 3 भिन्न प्रकारों का सार दिया है जिनका समर्थन बहुसांस्कृतिकवाद में राटू के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए किया गया है। अब प्रश्न यह है कि क्या सभी अल्पसंख्यकों को ये सभी अधिकार मिलने चाहिए? क्या सभी अल्पसंख्यकों को समान विशेष अधिकार दिए जाएं? बहुसांस्कृतिकवाद में सामान्य तौर पर अल्पसंख्यकों के विशिष्ट अधिकारों का बचाव किया गया है, लेकिन यह नहीं कहा गया कि राज्य के अंदर रह रहे सभी अल्पसंख्यकों को यह अधिकार मिले। अधिकांश सिद्धांतकार इस बात पर सहमत हैं कि ये अधिकार केवल उनके लिए है जो कि ऐतिहासिक तौर पर उत्पीड़ित हैं। फिर कौन से अधिकार किस उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय को मिले, यह भी विषय मामले को देखने के बाद ही निर्धारित होगा। पृथक संदर्भ पृथक निदान की मांग करते हैं और एक स्पष्ट स्थिति में कौन सा रास्ता उचित है, यह अल्पसंख्यक के प्रकार पर विभेदीकरण के उन अनुभव पर तथा राज्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा। हमारे पास अल्पसंख्यक अधिकारों का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। विल किमलिका ने अपने लेखों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक और आप्रवासी इमिग्रेंट समुदाय जो कि अल्पसंख्यक भी है के बीच अंतर किया है। उनका विचार है कि स्वशासन अधिकार केवल उन्हीं समुदायों को दिए जा सकते हैं जो कि अपने को एक विशिष्ट सामाजिक संस्कृति से संपन्न मानते हुए स्वयं को एक राटू मानते हैं और एक स्पष्ट क्षेत्र के ऊपर उनका ऐतिहासिक तौर पर दावा है। लेकिन आप्रवासी तो एक देश में इस स्पष्ट समझ के साथ आए कि उन्हें उस देश के नियमों के अनुसार रहना होगा और इसीलिए वे अपनी संस्कृति की सुरक्षा एवं उनके प्रोत्साहन के अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। इस मुद्दे पर कि क्या आप्रवासी अपनी संस्कृति तथा व्यवहारों की सार्वजनिक मान्यता की मांग कर सकते हैं या नहीं, पर बहुसांस्कृतिकवादियों में काफी मतभेद हैं। यहाँ पर इतना कहना काफी होगा कि सभी समुदायों के लिए विशेष अधिकार का बिना शर्त समर्थन नहीं है और न ही सभी अल्पसंख्यकों को अन्य अल्पसंख्यकों की तरह समान अधिकार देने की अपेक्षा है। 24.4 बहुसांस्कृतिकवाद की आलोचना। वर्तमान काल में उदार लोकतंत्रों में संस्कृति आधारित मतभेदों के बहुसांस्कृतिकवादी परीक्षण की ओर व्यापक ध्यान आकर्षित हुआ है। लेकिन विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा के साथ शामिल अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के बचाव का काफी प्रतिरोध हुआ है। बहुसांस्कृतिकवाद के विरोधियों ने 4 प्रकार के मुद्दे उठाए हैं। पहला, बहुसांस्कृतिक रूपरेखा समुदायों तथा सत्ता की परंपरागत संरचनाओं को व्यक्ति के ऊपर सत्ता प्रदान करती है और सामुदायिक संस्कृति की सुरक्षा के नाम पर मौजूद व्यवहारों को निरंतर बनाए रखने की अनुमति देती है। समुदायों तथा उनको व्यवहारों को दिए गए अनुमोदन का उपयोग आंतरिक मतभेदों को समाप्त करने और मौजूदा व्यवहारी तथा परंपरागत नेताओं के विचारों के अनुसार अनुरूपता को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है और प्रायः किया जाता है।
परिणामतः व्यक्ति तथा समुदाय के भीतर सीमांतरीय समूह जैसे कि महिलाएं नुकसान में रहते हैं। आठ बहुसांस्कृतिकवाद जहां समूहों के मध्य समानता के मुद्दे को संबोधित करते हैं, वे समूह के भीतर के समान रूप से समानता के महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान नहीं देते। दूसरा, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों की चर्चा करते वक्त बहुसांस्कृतिकवादी यह मानकर चलते हैं कि प्रत्येक समुदाय एक स्पष्ट पहचानने योग्य सदस्यता के साथ एक सजातीय इकाई है। बहुसांस्कृतिकवाद का यह विचार आगे भी यह मानकर चलता है कि व्यक्तियों की एक विशेष पहचान होती है और उस आधार पर उन्हें एक विशिष्ट सांस्कृतिक समुदाय के सदस्य के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। व्यक्ति को एक समुदाय में रखने की प्रवृत्ति आलोधक दलील देते हैं कि उत्तर 19वीं शताब्दी या प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में उचित हो सकती थी, लेकिन आज व्यक्ति अनेक विभिन्न सांस्कृतिक व सामाजिक प्रभावों से निरंतर जुड़ा हुआ है, जिससे हम परिसीमित संस्कृतियों और समुदायों पर जोर नहीं दे सकते। इसके अलावा व्यक्ति प्रायः अपने आप को अनेक समुदायों के सदस्य के रूप में देखता है। उदाहरण के लिए वह भिन्न भिन्न संदर्भ में अपने आप की पहचान भारतीय, हिंदू, ब्राह्मण और महिला के रूप में कर सकता है। इन विभिन्न समुदायों की सदस्यता की उसकी चिंता भी भिन्न तथा कई बार असंगत होगी। इसीलिए हमें व्यक्ति तथा उनकी सामुदायिक सदस्यता के बारे में अधिक जटिल चित्रांकन शुरू से करने की आवश्यकता है। तीसरा, आलोचकों को यह भी भव है कि बहुसांस्कृतिकवाद से राटू राज्य कमजोर होगा। वे कहते हैं कि राज्य द्वारा अनुमोदित संस्कृति को बहुमत समुदाय के साथ जोड़ने से बहुसांस्कृतिकवादी राटू राज्य में लोगों की साझी संस्कृति की समस्त संभावनाओं को नकार देते हैं। इस तरह से यह राष्ट्रीय निर्माण योजना के लिए खतरा है और अल्पसंख्यकों को राज्य से दूर करने की मांग करता है। फिर विषय अधिकारों की व्यवस्था दोहरे क्षेत्राधिकार तथा दोहरी निगाह की रूपरेखा को प्रभावी बनाती है। यही अपने आप में राज्य के विघटन के स्रोत के रूप में देखा गया है। चौथा, मार्क्सवादी सिद्धांतकार विशेष तौर पर यह दलील देते हैं कि बहुसांस्कृतिकवाद पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन के विनय को नजरअंदाज करता है। यह अल्पसंख्यक सीमांतरण को संकुचित रूप से एक सांस्कृतिक घटनायक मानता है जिसे मान्यता तथा अल्पसंख्यक संस्कृतियों की सुरक्षा के रूप में सांस्कृतिक निदानों की आवश्यकता है। परिणामतः समाज में अल्पसंख्यक के साथ हो रहे भेदभावों के विभिन्न तरीकों तथा उनके प्राप्तिकरण के बारे में यह ध्यान नहीं देता। वास्तव में उसका परीक्षण हमारे ध्यान को समाज में संसाधनों व अवसरों के पुनर्वितरण की तलाश के अनिवार्य कार्य से बांट देता है। (24.5) बहुसांस्कृतिकवाद एक मूल्यांकन। इन सब दलीलों से महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं जिनका जवाब दिया जाना जरूरी है। वास्तव में बहुसांस्कृतिकवाद के सिद्धांतकार अभी कुछ समय से इन प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो बहुसांस्कृतिकवाद की प्रतिक्रियाओं का सविस्तार विवरण देना संभव नहीं है, फिर भी दो बातों पर अब जबकि हम बहुसांस्कृतिकवाद पर चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, ध्यान देना अनिवार्य है। पहला, बहुसांस्कृतिकवाद विशेष अधिकारों की वकालत वर्तमान राज्यों को मजबूत करने न कि कमजोर करने के लिए करते हैं। इस तथ्य पर आधारित कि राज्य के भीतर राटू राज्य की एकता को खतरा जातीय संघर्ती से है। बहुसांस्कृतिकवाद सीमांतरीय समुदायों को राजनीतिक व सार्वजनिक क्षेत्र में एक स्थान देना चाहते हैं। स्वशासन के अधिकार सहित विषय अधिकारों का उद्देश्य एक ऐसे यंत्र को उपलब्ध कराना है जिससे उत्पीड़ित समूह भागीदारी करें और उनमें राज्य के प्रति वचनबद्धता विकसित हो। बहुसांस्कृतिकवाद के सिद्धांतकार यह मानते हैं कि नागरिकता केवल एक कानूनी रुतबा नहीं है, उसका एक मनोवैज्ञानिक आयाम भी है। जब तक कि व्यक्तियों को भावनात्मक लगाव नहीं होगा, राज्य के साथ पहचानीकरण नहीं होगा। कैरन्स 1996 7-113 विशिष्ट अधिकारों से यह अपेक्षा है कि वे अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल करने के रास्ते खोलकर तथा उनमें समानता प्रदान कर यह कार्य पूरा करें। दूसरा, बहुसांस्कृतिकवाद के सामने आज सबसे गंभीर समस्या यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता व समस्त अल्पसंख्यकों के लिए समानता को नकारे बिना कैसे सांस्कृतिक विविधता की शिक्षा की जाए। बहुसांस्कृतिकवाद को प्रवक्ता इस मुद्दे को संबोधित यह सुझाव देकर करते हैं कि समुदाय को लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की संस्थाओं को विकसित करना होगा ताकि सीमांतरीय समूहों की आवाज समुदाय के भीतर सुनी जा सके और उन्हें आंतरिक रूप से स्थान मिले। अन्य यह मानते हैं कि राज्य उन न्यूनतम अधिकारों की रूपरेखा निर्धारित कर सकता है जिन्हें तोड़ा न जा सके। उस रूपरेखा के अंतर्गत समुदाय यह निश्चित कर सकेगा कि उन्हें अपने सदस्यों पर कैसे सर्वश्रेष्ठ रूप से शासन करना है। वैसे तो सुझाव दिए गए सभी विकल्पों में से कोई भी स्वतंत्रता व समानता के लिए चिंता से उठाए गए मुद्दों की जटिलता के कारण से पर्याप्त नहीं है, फिर भी ये प्रतिक्रियाएं इस बात की ओर इंगित एवं उसकी पुष्टि करती हैं कि बहुसांस्कृतिकवाद केवल सामुदायिक अधिकारों का सिद्धांत मात्र नहीं है। वैसे तो बहुसांस्कृतिकवादियों की चिंता अंतर समूह समानता के प्रश्न से प्रायः है, लेकिन उनमें अंतर समूह समानता का प्रश्न अनुपस्थित भी नहीं है। वास्तव में उदार लोकतंत्रों के एजेंडा में पहले प्रकार के मुद्दों को डालने के बाद बहुसांस्कृतिकवाद अब समुदाय के भीतर समानता के प्रश्न को भी संबोधित कर रहा है। बहुसांस्कृतिकवादी राजनीतिक सिद्धांत का महत्व यह है कि इसने हमारा ध्यान उदार लोकतंत्रों के भीतर सांस्कृतिक भेदभाव की प्रक्रिया की ओर दिलाया है और हमें उन आदर्शों पर पुनर्विचार करने को मजबूर किया है जिनका उदारवाद में पुराण किया गया है। विशेष तौर पर इसने हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि हम विचार करें कि क्या व्यक्तिगत अधिकार, अविभाजनीय राज्य संप्रभुता तथा समान नागरिकता एक बहुलवादी समाज में सभी के लिए समानता को प्रभावशाली तौर पर सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी एजेंडा को निश्चित करने के कारण से बहुसांस्कृतिकवाद आज लोकतांत्रिक सिद्धांत का सर्वाधिक प्रभावशाली तीर बन गया है।